25 जून 1975 भारत के लोकतंत्र के इतिहास का यह तारीख, जिसे आज भी सबसे विवादित राजनीतिक दौरों में गिना जाता है। आधी रात के आसपास देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके बाद विपक्ष के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लागू हुई और नागरिक स्वतंत्रताओं पर गंभीर सवाल उठे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसी स्थिति बनी कैसे? क्या इमरजेंसी अचानक लगाई गई या इसके पीछे और कोई कारण था? कई वर्षों से चल रही कुछ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक घटनाओं की एक लंबी कहानी तो नहीं थी। इस वीडियो में हम 1975 की इमरजेंसी की पूरी कहानी को शुरुआत से समझेंगे, एक एक घटना को जोड़ते हुए कि किन किन घटनाओं को जोड़कर ये 1975 की इमरजेंसी लगाई गई। ऐसा नहीं है कि एक साथ लगा दी गई, ये कई घटनाओं को जोड़कर लगी थी। पहले हम समझेंगे कि इमरजेंसी से पहले भारत की स्थिति क्या थी। भारत में 1975 से पहले भी 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका था। पहली बार जो लगा था वो 1962 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में चीन के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें लगाया गया था। दूसरी बार जो लगा था वो 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान आपातकाल लगाया गया था। लेकिन 1975 की इमरजेंसी एकदम इन दोनों इमरजेंसियों से अलग थी। इस बार वजह कोई बाहरी युद्ध नहीं बल्कि देश के भीतर पैदा हुआ राजनीतिक सामाजिक संकट था। और इस संकट की कहानी समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। सबसे पहले 1969, बैंक राष्ट्रीयकरण और बदलती राजनीति। साल 1969 इंदिरा गांधी की सरकार ने देश के 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। सरकार का तथ्य था कि बैंकिंग व्यवस्था को बड़े उद्योगपति तक सीमित रखने के बजाय किसानों, छोटे कारोबारियों और आम जनता तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना था। लेकिन इस फैसले को अदालत में चुनौती दी गई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर धारक आर कूपर ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया। आरसी कूपर था। यह मामला आगे चलकर आरसी कूपर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध भी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सरकार के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल खड़े किए और यह मामला इंदिरा गांधी सरकार और न्यायपालिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच उदाहरण में शामिल हुआ। लेकिन आने वाले वर्षों में सरकार के सामने इससे कई बड़ी राजनीतिक चुनौतियां आने वाली थी। सबसे पहले 1971 का युद्ध और आर्थिक संकट। साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ और इंदिरा गांधी की इससे लोकप्रियता काफी बढ़ चुकी थी। लेकिन युद्ध की आर्थिक कीमत भी थी। देश से पहले ही आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था। महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी और आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी पर दबाव पड़ रहा था। इसके बाद 1973 के तेल संकट ने भी भारत की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव डाल दिया। पहले दबाव था, यह अतिरिक्त दबाव पड़ा। महंगाई और आर्थिक परेशानियों के कारण जनता में असंतोष बढ़ता गया और यही असंतोष चलकर बड़े आंदोलन में बदलने लगा। सन 1974 गुजरात का छात्र आंदोलन था। गुजरात में महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया था कि आम लोग भी इसमें शामिल होने लगे। छात्र तो शामिल थे, आम लोग भी शामिल होने लगे। इसके बाद में नवनिर्माण आंदोलन के नाम से यह जाने लगा। लोग इसे नवनिर्माण आंदोलन के नाम से जानने लगे। आंदोलन के दबाव में गुजरात के मुख्यमंत्री चिनमन भाई पटेल को इस्तीफा भी देना पड़ा। बाद में गुजरात विधानसभा भंग कर दी गई थी। इस घटना पूरे देश के लिए बड़ा राजनीतिक संकेत थी, क्योंकि अब जनता का विरोध सिर्फ महंगाई तक सीमित नहीं रहा था। लोग सरकार से जवाबदेही मांग कर रहे थे। बिहार आंदोलन और जयप्रकाश नारायण गुजरात के बाद इसी तरह का छात्र आंदोलन बिहार में भी शुरू हुआ। बिहार में छात्रों ने महंगाई, भ्रष्टाचार और शासन व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। धीरे धीरे इस आंदोलन को नेता जयप्रकाश नारायण यानी जेपी नारायण का समर्थन भी मिल गया। उन्होंने आंदोलन को व्यापक राजनीति आंदोलन का रूप देने की कोशिश की। जेपी नारायण ने सरकार से
व्यवस्था में बदलाव और राजनीतिक जवाबदेही की मांग की थी। अब केंद्र सरकार और विपक्षी आंदोलन के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा था। लेकिन इसी समय एक और बहुत बड़ा आंदोलन देश को हिला रहा था। सन 1974 की ऐतिहासिक रेलवे हड़ताल ने मई 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में देशव्यापी रेलवे हड़ताल हुई। रेलवे कर्मचारियों की मांगों में वेतन और काम की परिस्थितियों से जुड़े मुद्दे प्रमुख माने गए थे। हड़ताल लगभग 20 दिनों तक चली और देश में परिवहन और अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। सरकार ने इसे बड़े गंभीर चुनौती के रूप में स्वीकार किया। इस समय देश में महंगाई, बेरोजगारी, छात्र आंदोलन, श्रमिक असंतोष जैसे कई मुद्दे एक साथ सामने आ चुके थे। अब इंदिरा गांधी सरकार के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती आने वाली थी। इतने सब चल रहे थे, उनके साथ और चुनौतियां आने वाली थी। राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी साल 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट से चुनाव जीता था। उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले नेता राजनारायण ने उनके चुनाव को अदालत में चुनौती दी। आरोप क्या था? आरोप था कि चुनाव के दौरान चुनावी नियमों का उल्लंघन हुआ था। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा और फिर इसे 12 जून 1975 इलाहाबाद कोर्ट के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य घोषित किया। इस फैसले का राजनीतिक प्रभाव बहुत बड़ा था। इंदिरा गांधी को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्यता का सामना करना पड़ा और उनके प्रधानमंत्री पद पर भी गंभीर राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर ने अंतिम आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तो बनी रह सकती थी, लेकिन उनके संसद के रूप में अधिकारों पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगा दिए गए थे। अब राजनीतिक संकट और गहरा चुका था। 25 जून 1975 इमरजेंसी की रात। अब विपक्ष इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग कर रहा था। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी नारायण की एक बड़ी रैली हुई, जो बहुत बड़ी रैली मानी जाती थी। राजनीतिक तनाव अपने चरम सीमा पर था। उसी रात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को देश के आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की सलाह दी। राष्ट्रपति ने उस घोषणा पर हस्ताक्षर भी कर दिए और इस तरह भारत अपने इतिहास के सबसे विवादित दौर में प्रवेश कर गया। 25 जून 1975 की रात से सुबह तक इमरजेंसी की घोषणा की प्रक्रिया पूरी हुई और 26 जून को देश को इसकी जानकारी दी गई। सरकार ने इसे देश की स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम बताया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे भारतीय लोकतंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। इमरजेंसी के दौरान विपक्ष ने कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें जेपी नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, कृष्णलाल आडवाणी जी, लाल कृष्ण आडवाणी मतलब, और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे प्रमुख नेता शामिल थे। प्रेस पर सेंसरशिप लागू की गई। अखबारों को सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करना पड़ता था और कई अखबार के प्रकाशन पर रोक भी लगा दी गई थी। राजनीतिक गतिविधियों और विरोध प्रदर्शन पर व्यापक प्रतिबंध लगाए गए। इसी दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं को लेकर गंभीर विवाद भी पैदा हुआ। इमरजेंसी के दौरान सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम भी चलाया, जिसमें गरीबी हटाने, महंगाई पर नियंत्रण और आर्थिक सुधार जैसे मुद्दे भी शामिल किया। सरकार समर्थकों का तर्क था कि इस दौरान प्रशासन में अनुशासन आया और विकास योजनाओं को तेजी मिली। लेकिन आलोचकों का क्या कहना था? यह सब नागरिक स्वतंत्रताओं और लोकतांत्रिक अधिकारों की भारी कीमत पर हुआ है। इमरजेंसी के दौरान जबरन नसबंदी अभियान और दिल्ली के तुर्कमान गेट जैसे घटना कार्यक्रम भी इस दौर की सबसे विवादित घटनाओं में शामिल हुए। सन 1977
करीब 19 महीने बाद इंदिरा गांधी सरकार ने अचानक चुनाव कराने का फैसला किया। जनवरी 1977 में लोकसभा चुनाव की घोषणा भी की गई। मार्च 1977 में चुनाव हुए। इस चुनाव में जनता ने अपना फैसला सुनाया। कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ और जनता पार्टी सत्ता में आई। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। इसके बाद ही इमरजेंसी का दौर समाप्त हुआ। भारत में लोकतांत्रिक सत्ता परिवर्तन हुआ और यह चुनाव भारत राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है कि 1975 की इमरजेंसी को समझने के लिए केवल 25 जून 1975 की रात को देखना पर्याप्त नहीं होता है। इसके पीछे कई वर्षों से राजनीतिक और आर्थिक घटनाएं भी थी। सन 1969 का बैंक राष्ट्रीयकरण, 1971 का युद्ध, महंगाई और आर्थिक संकट, 1974 का गुजरात आंदोलन, बिहार आंदोलन, रेलवे हड़ताल, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन और फिर राज नारायण की चुनाव याचिका और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। इन सभी घटनाओं ने मिलकर राजनीतिक वातावरण बनाया जिसमें जून 1975 तक सरकार और विपक्ष के बीच टकराव अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था। फिर 25 जून की रात इमरजेंसी लागू की गई। लगभग 19 महीने बाद चुनाव हुए और जनता ने सत्ता परिवर्तन कर दिया। इसलिए 1975 से 1977 का इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का ऐसा अध्याय है जिस पर आज भी अलग अलग मत है। कुछ लोग इसे उस समय की अस्थिरता और राष्ट्रीय राजनीति संकट के बीच उठाया गया जरूरी कदम मानते हैं। वहीं आलोचकों के लिए यह लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं पर गंभीर चोट का दौर था। लेकिन एक बात निश्चित है, 1975 की इमरजेंसी ने भारतीय लोकतंत्र को हमेशा के लिए एक महत्वपूर्ण सबक दिया। लोकतंत्र केवल चुनाव का नाम नहीं है, बल्कि संस्थाओं, नागरिक अधिकारों, स्वतंत्र प्रेस और सत्ता की जवाबदेही का भी नाम है। आपके अनुसार 1975 का इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र के लिए कैसा दौर था? क्या यह उस समय की परिस्थिति में जरूरी कदम था या लोकतांत्रिक अधिकारों पर बड़ा हमला था? अपनी राय सम्मानजनक भाषा में कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको इतिहास और राजनीति से जुड़े ऐसे तथ्यात्मक वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।